हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से प्रीवियस लेक्चर में आपने चैप्टर पढ़ा था सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन जी ने यह चैप्टर लिखा है और इस चैप्टर में सलीम अली की जीवन की घटनाओं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। और ये उस समय इस पाठ को जो है उस समय लिखते हैं जब उनकी जीवन की अंतिम यात्रा चल रही है और इस यात्रा के आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली। इसी के हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे, तो आइए आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना था। तो लेखक ने सलीम अली को एक समर्पित और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है कि वो क्या थे। वो प्रकृति और पक्षियों के प्रति जो है उनका क्या था, समर्पण था। वो पक्षियों के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया था। वे पूरी तरह से पक्षियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समर्पित थे और उनका जीवन सरल, सहज और प्रकृति से उनका गहरा जुड़ा हुआ था। ठीक है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर आपको टिप्पणी करनी थी। तो सांवले सपनों की जो याद है वो शीर्षक की सार्थकता इस बात में है कि यह जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को दर्शाता है। इस चैप्टर में लेखक ने जीवन और मृत्यु के बीच के जो अंतर को दर्शाया है और सांवले सपने प्रकृति, पक्षियों और सलीम अली के जीवन के गहरे संबंधों का प्रतीक है। यह शीर्षक उनकी यात्रा और उनकी यादों को संजोने की भावना को व्यक्त करता है। मौत के बाद भी उनका काम और समर्पण हमारे विचारों में जीवित रहता है। इस शीर्षक से उनके जीवन के अंतिम क्षणों की यादें जुड़ी हुई हैं। तो इस चैप्टर में जब उनकी अंतिम यात्रा चल रही होती है उस समय जाबिर हुसैन जी उनके जीवन की घटनाओं को, उनके जीवन के काम जो उन्होंने अपने पूरी लाइफ में, अपने पूरे जीवन में जो काम किए हैं उन सब की यादों को वो याद करते हैं और साथ में कहते हैं कि उन्होंने अपना जीवन पूरा पक्षियों को समर्पित कर दिया, प्रकृति और पर्यावरण को समर्पित कर दिया। तो आगे इस प्रश्न को हम कल की क्लास में भी डिस्कस कर दिया था। रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित यहाँ प्रश्न है। तो प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क दिया था। हालांकि हमने यहाँ पर आपको एक आइडिया भी दिया था कि आप प्रकृति के लिए आप क्या क्या अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी प्रश्न का उत्तर लिखा होगा और अपने शब्दों में आपने इसे लिखा होगा। तो यह जो पाठ है सलीम अली की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति गहरी चिंता को बताता है। इस पाठ में सलीम अली की प्रकृति और पर्यावरण की के प्रति जो है, जो चिंता है उसको दर्शाया गया है कि वो प्रकृति के प्रति और पर्यावरण के प्रति कितने सजग थे। वे हमेशा पक्षियों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करते थे। हम भी अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। जैसे हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। ठीक है, हमें वृक्ष लगानी चाहिए और जो वृक्ष आपके आसपास लगे हैं उन वृक्षों को आपको जो है हमेशा सींचना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, उनकी रक्षा आपको करनी चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। ठीक है, और अपने पर्यावरण को आपको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। साथ में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब से आपको जो है संरक्षित अपने पर्यावरण को रखना चाहिए। ठीक है, तो हम अत्यधिक पेड़ ना काटें, ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएं। फिर हम ध्वनि प्रदूषण ना करें, हमारे द्वारा किसी को जो है ध्वनि प्रदूषण ना हो, किसी को डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, साथ में हम पानी को स्वच्छ रखें, साफ रखें, पानी को बर्बाद ना करें, पानी को हम संरक्षित रखें। साथ में पर्यावरण, हमारे द्वारा पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उसको हम कोशिश करें कि कम से कम, और हम जो है पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाएं। तो ये सारी कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो हमें कचरा फैलाने से बचना चाहिए। जैसा कि आप जो है अब सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं इसमें।
तो हम खुले में कचरा डाल देते हैं कहीं पर भी, और कई बार हम क्या करते हैं, जो पॉलिथीन होते हैं उनको आप बाहर डालते हैं और लोगों को जो है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, उन पॉलिथीन में लोग जो है खाना डाल देते हैं, जिसे गाय जो है खा लेती है और वो जो है अंदर उसके पेट में चले जाता है, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें जो है उन पशु पक्षियों, उन जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनको जो है हमारे द्वारा कोई नुकसान ना हो जाने अनजाने में। तो वो पशु है, वो जानवर है, उसे नहीं पता है कि इसे खाने से मुझे जो है क्या नुकसान होगा, मुझे जो है क्या हानि पहुंचेगी, वो नहीं जानता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, तो हमें इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कोई गाय है, कोई जानवर है, हम उसकी जो है रक्षा करें, उसका संरक्षण करें। पर्यावरण तभी संभव है जब जीव जंतु और पशु पक्षी आपके चारों तरफ रहेंगे। बिना जीव जंतु और पशु पक्षी के आपका पर्यावरण भी अधूरा है। ठीक है, तो पर्यावरण के साथ साथ हमें अपने जीव जंतुओं सबकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी हिफाजत, उनकी संरक्षण का ध्यान देना चाहिए। और इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है। एक व्यक्ति ने, सलीम अली जैसे व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन का समर्पण पक्षियों के प्रति, उनके अध्ययन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो यदि हम थोड़ा सा इतना भी ध्यान दें, हमारे आसपास कोई जीव जंतु है, हमारे द्वारा कोई पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, और हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजग करें, लोगों को जो है जागरूक करें, लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण का जो है ज्ञान दें, उनको बताएं कि आप जो है खुले में कचरा ना डालें, हम अपने जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का किस प्रकार से, और जब गर्मी का मौसम होता है तो सभी को जो है बाहर पानी रखना चाहिए, ताकि जो प्यासे जीव जंतु हैं उनको जो है पानी मिल सके। क्योंकि कई बार भीषण गर्मी के द्वारा पशु पक्षी क्या हो जाते हैं, गर्मी से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको कहीं भी पानी नहीं मिल पाता है, तो वो जो है प्यासे प्यासे मर जाते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब सरकार ने भी जिज्ञासा करके जगह जगह पर, घर घर में जो है पानी के जो मटके रखे हुए हैं। लेकिन आप भी अपनी तरफ से पशु पक्षियों के लिए पानी, उनकी व्यवस्था करें। पर्यावरण में हम पेड़ लगाएं और उन पेड़ों का संरक्षण भी करें। सिर्फ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी हमें देखभाल भी करनी है। पेड़ लगा करके उसे छोड़ नहीं देना है, पेड़ लगा दिया और उसे छोड़ दिया नहीं, हमें उस पेड़ की हमेशा रक्षा करनी है। एक छोटा सा आप पेड़ जब छोटा लगाते हैं तो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर आप उस पर प्रॉपर पानी न दें, समय समय पर उसको जो है सींचे ना, तो वो पेड़ आपका सूख सकता है, वो जो है आपका एक प्रॉपर पेड़ नहीं बनेगा। तो इस बात की हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। और ये चैप्टर जो है विशेषकर पर्यावरण और पशु पक्षियों के प्रति हमारे समर्पण को ही जो है ये संकेत देता है कि हम भी, क्योंकि एक पक्षी का भी, यदि हम, एक मनुष्य जो है, आपके चारों तरफ कुछ पक्षी हैं, एक पक्षी के भी का भी आप संरक्षण करें, तो फिर हमारे समाज में लोग जो है इस बात से सीखेंगे, जैसा कि यहाँ सलीम अली के बारे में लेखक ने लिखा है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अपने घर या विद्यालय के नजदीक आपको अक्सर किसी पक्षी को देखने का मौका, तो ये आपने लिखा होगा, हमने कल कबूतर के बारे में आपको बताया था यहाँ पर कि कबूतर कहाँ रहता है। तो हमने आपसे प्रश्न किया था कि आपको अपने घर या विद्यालय के नजदीक अक्सर किसी पक्षी को देखने का मौका तो आपको मिलता ही होगा। उस पक्षी का आपको नाम लिखना था, भोजन वो क्या करता है, खाने का उसका तरीका क्या है, उसके रहने की जगह कहाँ है, वो कहाँ रहता है, और अन्य पक्षियों से उसका क्या संबंध है, इसका आपको एक चित्रात्मक वर्णन यहाँ पर विवरण तैयार करना था। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने किया होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जो है एक डेमो दिया गया था कि जैसे कबूतर आप किस तरह से लिखेंगे, कबूतर है, उसका भोजन क्या है, कबूतर मुख्य रूप से अनाज खाता है, बीज और फल खाते हैं, कभी कभी वे छोटे कीड़े भी खा लेते हैं। और खाने का तरीका, कबूतर जमीन पर या इमारतों के आसपास अपना भोजन ढूंढते हैं, वे बीजों को चोंच से चुनते हुए और धीरे धीरे खाते हैं। रहने की जगह कबूतरों की, कबूतर खुले स्थानों पर जैसे इमारतों की छतों, पेड़ों की शाखाओं और पुलों के नीचे रहते हैं। वे अपनी बस्तियां ऊंची जगहों पर बनाते हैं ताकि उन्हें शिकारियों से बचाव मिल सके। ठीक है, अन्य पक्षियों से उसका क्या संबंध है, तो कबूतर जो है शांतिपूर्ण होते हैं, आमतौर पर एक समूह में रहते हैं, वे अन्य कबूतरों के साथ आसानी से मिल जाते हैं,
लेकिन कभी कभी अपने इलाके के बारे में वो क्या हो जाते हैं, सख्त भी हो जाते हैं, और कभी कभी अन्य पक्षियों से लड़ते भी हैं, खासकर भोजन के लिए। चलिए, तो अब जैसा कि हमने कहा था, गद्यांशों पर आधारित आपके प्रश्न आते हैं। तो ये तो आपके पाठ से प्रश्न थे, साथ में आपके कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जिसमें आपने जो है एक पक्षी पर ऑब्जर्व करना है। ये आप कीजिएगा, इसको जरूर करें। जो आपके घर, आपके आसपास आपको कोई भी पक्षी दिखता है, आप उस पक्षी को पहले देखें, उसके बारे में आप अध्ययन करें, उसको देखते रहें। जब आप उसको देखेंगे तभी उसके बारे में जान पाएंगे कि ये क्या खाता है, क्या इसका नाम है, कहाँ वो रहता है, अपने भोजन की व्यवस्था वो कहाँ से करता है, और अन्य पक्षियों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। तो ये तो आपके कुछ प्रश्न थे। अब गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न आते हैं। ये आपका पठित गद्यांश है। आपको बोर्ड एग्जाम में अपठित गद्यांश भी पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है एक ऐसा गद्यांश जो आपने कभी पढ़ा ना हो, ठीक है, यानी आपके सिलेबस से वो बिल्कुल बाहर होगा। तो आपको उस गद्यांश को पढ़ना है उसी टाइम, और उस गद्यांश को पढ़ने के बाद उससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को करने के लिए, क्योंकि हम इस चैप्टर को तो पढ़ चुके हैं, तो यहाँ के प्रश्न तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अपठित गद्यांश को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और उस गद्यांश में के भावों को समझें, और फिर प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश है आपके पास, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। आपके इस चैप्टर का पहला ही पैराग्राफ है ये। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उसकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। चलिए एक बार आप फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों का उत्तर देंगे आप। तो यहाँ सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। तो इस पंक्ति में लेखक के अनुसार सुंदर और सुनहरे पंखों वाले परिंदों के साथ सलीम अली जैसे महान व्यक्ति अपने सपनों और जीवन की यात्रा पूरी कर रहे हैं। यह यात्रा जीवन से मृत्यु की शांति भरी घाटी की ओर बढ़ रही है जिसे कोई रोक नहीं सकता है। अर्थात सलीम अली की अंतिम यात्रा यहाँ जा रही है। और इस हुजूम का अर्थ होता है भीड़। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, और इस भीड़ में सबसे आगे चल रहे हैं सलीम अली, और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। कहने का तात्पर्य है जैसे कोई यात्री अपने सफर का बोझ अपने कंधों पर उठाई चलता है, लेकिन यह सफर उनके पहले के सभी सफरों से अलग है। कहा लेकिन ये जो सफर है ना, जो अभी तक इन्होंने सफर किए थे उन सब से ये भिन्न है। आगे लेखक कहते हैं कि भीड़ भाड़ और तनाव भरी जिंदगी से दूर होकर अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, आखिरी पलायन की तरफ। अंतिम पड़ाव, जीवन का अंतिम पड़ाव। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह है। अब यहाँ सलीम अली कैसे लग रहे हैं, वो उस
पक्षी से तुलना कर रहे हैं जो अपना अंतिम गीत गाकर शांत हो गया है, अर्थात जिसकी अब मृत्यु हो गई है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरफ प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में वो सो चुका है, बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकता है। तो इसमें हरारत कहते हैं अपने जिस्म की गर्मी, उष्णता, है ना। कोई जो है उस पक्षी को अगर अपने जिस्म की ऊष्मा भी देना चाहे तो भी, या अपने दिल की धड़कन देकर भी उसे नहीं लौटा सकता है, क्योंकि किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो फिर वो लौट कर फिर से वापस नहीं आ सकता। तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ सलीम अली की तुलना उस पक्षी से की गई है जिसने अपना अंतिम गीत गाया और वो अनंत में विलीन हो गया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो और अब जो है वो दोबारा उस गीत को नहीं गा सकेगा। ऐसा ही यहाँ सलीम अली को कहा है। पूर्व, अच्छा, वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था। अब यहाँ लेखक ने बताया कि वर्षों पूर्व, कुछ वर्षों पहले जो है सलीम अली ने खुद कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं और यह उनकी भूल है। इसमें सलीम अली जी क्या कहते, सलीम अली को ने बहुत पहले क्या कहा था कि लोग जो है पक्षियों को आदिम की नजर से देखते हैं, यानी कि हम जो है अपने निजी स्वार्थ की तरह जो है पक्षियों को देखते हैं, हम उनसे आत्मीय संबंध नहीं रखते हैं। हमारा प्रकृति के साथ जब स्वार्थ रहता है तब हम अपने स्वार्थ की नजर से उसे देखते हैं। प्रकृति से जो है हम अपना एक लगाव नहीं रहता है हमारा। तो लोग क्या करते हैं, प्रकृति को प्रकृति की नजर से नहीं बल्कि आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूलता महसूस कर सकता है। एहसास कि ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। तो यहाँ सलीम अली के बारे में बताया लेखक ने। तो चलिए अब इस पर यहाँ प्रश्न हम करेंगे। इस पंक्ति में सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, से क्या अभिप्रेत है या क्या आशय है। तो इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पक्षियों का उड़ना, जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ना, या खुशी की ओर बढ़ना, या फिर प्रकृति का बदलाव। तो इसमें सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, से अभिप्राय है कि जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ना। इसका अर्थ क्या हुआ, जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ना, जो कि सलीम अली के लिए यहाँ लेखक ने कहा कि सलीम अली अब जो है अपने जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने सलीम अली को किस तरह के पक्षी से जोड़ा है। तो एक उड़ते हुए पक्षी से, एक शिकार करने वाले पक्षी से, एक सोते हुए पक्षी से, या एक रंगीन पक्षी से। चलिए, तो यहाँ लेखक ने सलीम अली को की जो तुलना है वो किस पक्षी से या किस पक्षी से जोड़ा है। तो सलीम अली ने कहा जिस प्रकार से एक पक्षी जो है अपना अंतिम गीत गा करके कहीं प्रकृति में विलीन हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता, तो फिर वो हमेशा के लिए सो जाता है। एक सोते हुए पक्षी की से जो है उसको जोड़ा है सलीम अली को, क्योंकि सलीम अली भी अब सो चुके हैं जीवन की निद्रा में, और वो जो है उस अंतहीन जो है आकाश में चले गए हैं जहां से आना अब मुमकिन नहीं है। तो अब जो है क्योंकि उनकी अंतिम जो है उनकी यात्रा जा रही है, तो अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। इसलिए उस सोते हुए पक्षी से जो है उसकी तुलना की है, जो अब अपना गीत जो है नहीं गा सकता है। चलिए इसी पर दो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। सलीम अली की अंतिम यात्रा किस प्रकार से भिन्न थी।
तो लेखक ने क्या कहा कि अभी जो है सलीम अली अपनी अंतिम यात्रा में है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि उनकी ये जो अंतिम यात्रा है ये जीवन की अन्य यात्राओं से बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्न थी? क्योंकि वह उनका अंतिम पलायन था और जिससे वह प्रकृति में विलीन हो रहे थे। तो ये जो यात्रा थी, ये अंतिम यात्रा अन्य सभी सफरों से, अंतिम जो सफर है ये अन्य सफरों से बिल्कुल भिन्न है और अब वो हमेशा के लिए प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। चलिएगा, सलीम अली ने पक्षियों को किस नजर से देखा? तो सलीम अली ने पक्षियों को आदमी की नजर से नहीं बल्कि प्रकृति की नजर से देखा। और सलीम अली के अनुसार पक्षियों को किस नजर से देखते हैं, लोग जो हैं पक्षियों को किस नजर से देखते हैं? तो इस पैराग्राफ में ही हमने देखा कि सलीम अली ने कहा, जो लेखक है उन्होंने कहा कि लोग, सलीम अली ने ही, कुछ वर्षों की बात यहाँ लेखक बताते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व सलीम अली ने कहा कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, उसे पक्षी या प्रकृति की नजर से नहीं देखते हैं। तो लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, जो गलत है, क्योंकि पक्षियों को प्रकृति की नजर से देखना चाहिए। तो क्योंकि ये पक्षी, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, ये सभी हमारे प्रकृति है, ये हमारा पर्यावरण है, इनके बिना हमारा पर्यावरण अधूरा है। ठीक है, तो ये तो आपके पहले पैराग्राफ से कुछ 5 प्रश्न थे और इसी तरह से 4-5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम आपको 4-5 प्रश्न और कभी कभी 6 भी पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न एक गद्यांश से नहीं रहता है। नेक्स्ट जो गद्यांश है उसमें लिखा है कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का जो सांवला पानी है उसे पूरी घटना चक्र की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब कुछ, किसी के कदम जो है थम जाएंगे, हर किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले उस वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो इस पैराग्राफ में यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब भी आप लोग जो है वृंदावन जाएंगे या फिर गए भी होंगे, आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन की हर माटी में कृष्ण का जो है एहसास होता है। वहां जाकर ऐसा लगता है मानो कण कण में कृष्ण का ही वास हो। तो लेखक ने बताया कि आज जो है भले ही सलीम अली हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी वो यादें जो उन्होंने प्रकृति और पक्षियों के लिए किया, वो एहसास हम कभी नहीं भूले। क्यों? क्योंकि जैसे कृष्ण ने जो जादू वृंदावन में किया, गोपियों और ग्वालों के पर जो है अपना जादू डाला, वो आज भी जो है वृंदावन की माटियों में जो है वो समाया हुआ है। वृंदावन के हर स्थान में कृष्ण का वास है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि इतिहास में न जाने किस युग में कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की रचाई थी, गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब भगवान श्री कृष्ण ने माखन के भरे जो बर्तन थे वो फोड़े थे और दूध छाली से अपना मुंह भरा था। कब वाटिका में यानी छोटे बगीचे में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाव में उन्होंने विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को उन्होंने एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, लेकिन वो एहसास आज भी होता है। पता नहीं यह सब कब हुआ होगा,
लेकिन कोई आज भी यदि वृंदावन जाए तो नदी का जो सांवला पानी है, यमुना नदी का जो सांवला पानी है, उसे पूरी घटना चक्र का जो है वो याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम जो है थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को इजाजत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ जो है कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी जो है कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो जिस प्रकार से वृंदावन में आज भी कृष्ण हैं, लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से सलीम अली ने भी प्रकृति और पक्षियों को जो योगदान दिया वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। कहने का अर्थ ये है। तो ये तो आपके पास यहाँ पैराग्राफ था और इस पर आधारित यहाँ प्रश्न है। तो कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला कब रची थी? कोई नहीं जानता, आदिकाल से या फिर समकालीन समय में किसी खास दिन। तो देखिए कृष्ण की वृंदावन में रासलीला की कहानी तो आप सुनते ही हैं गोपियों के साथ। तो ये जो घटना हुई ये यहाँ पर लेखक ने, देखिए जो भी आप प्रश्न का उत्तर देंगे वो पैराग्राफ पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लेखक ने क्या कहा? पता नहीं, यानी कि आपको कोई नहीं जानता। पता नहीं का अर्थ है कोई नहीं, ठीक है। युग की बात की गई है, ठीक है, लेकिन इसे कोई नहीं जानता है कि ये कब हुआ है। तो इसका उत्तर होगा कोई नहीं जानता। चलिए, वृंदावन की वाटिका में क्या महसूस होता था? तो आज भी वृंदावन की वाटिकाओं में अभी भी संगीत का जादू, श्री कृष्ण की बांसुरी का जो संगीत है वो जादू महसूस होता था, ठीक है। और वो जो है पता नहीं कब हुआ था, लेकिन आज भी वो हम महसूस करते हैं वृंदावन जाने से। कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला कब रची थी? तो लेखक ने कहा कि यह समय कोई नहीं जानता, पता नहीं, कोई नहीं जानता है, लेकिन वृंदावन की नदी और वातावरण में उनकी यादें आज भी जीवित हैं। तो जिस प्रकार से कृष्ण आज वृंदावन में जीवित हैं, वृंदावन की हर कण में जो है कृष्ण है, ऐसे ही सलीम अली को भी वो कहते हैं कि आज भले ही आपकी अंतिम यात्रा जा रही है, लेकिन आपने जो पक्षियों और प्रकृति के लिए जो योगदान दिया है, आप हमारे लिए हमेशा ही क्या रहेंगे? हमारे साथ रहेंगे, हमारी यादों में रहेंगे। और हमारी जो है, जैसा कि हमारे शीर्षक का नाम ही क्या है, पाठ का नाम सांवले सपनों की याद। तो आपकी यादें जो है हमेशा हमारे साथ रहेंगी, जो आपने प्रकृति को योगदान दिया है, अपना समर्पण दिया है। वृंदावन की नदी और सुबह की भीड़ भाड़ क्या दर्शाती है? तो यह कृष्ण की रासलीला और बंसी की धुन की याद दिलाती है, जैसे वे अचानक प्रकट होकर सबको मंत्र मुग्ध कर देते थे। नेक्स्ट प्रश्न, वृंदावन में संगीत का जादू कब महसूस होता था? यह संगीत तब महसूस होता था जब सूरज ढलने के पहले वाटिका में सैलानी आते थे और कृष्ण के संगीत की ध्वनि वातावरण में गूंज उठती थी, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और इसके प्रश्न आप लिखेंगे जो कि आप घर से करके लाएंगे। तो चलिए, आपके पास बुक होगी, आप यहाँ से टिक करें अपनी बुक में। हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्रा की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी जो दूरबीन है उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में से थे
जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना, उनकी पत्नी, ने काफी मदद की। तहमीना स्कूल के दिनों में ही उनकी सहपाठी रही है। तो ये पूरा पैराग्राफ आप बुक से ही करेंगे, लेकिन यहाँ आप टिक मार देंगे। यहाँ से आपके पास थर्ड पैराग्राफ है। अब यहाँ से प्रश्न लिखिएगा इस पैराग्राफ में, सलीम अली के लिए उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन का क्या महत्व था? तो 4 ऑप्शन है इसके। पहला, वह केवल एक उपकरण थी, वह केवल शौक के लिए था, वह हमेशा उनकी आंखों में रहती थी, जब उनकी मृत्यु के बाद वह उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा। सलीम अली के दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृति के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था? वह प्रकृति को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। सलीम अली को बर्ड वॉचर क्यों कहा गया है? क्योंकि वह पक्षियों का अध्ययन करते थे। सलीम अली के लिए प्रकृति को किस तरह से देखना महत्वपूर्ण था? तो सलीम अली के लिए प्रकृति को अपने प्रभाव में लाना अधिक महत्वपूर्ण था, न कि केवल उनके प्रभाव में आना। और सलीम अली को की जीवन साथी तहमीना का उनके जीवन में, उनके काम में क्या योगदान रहा? तो वो हमेशा उनका साथ देती रही और जीवन के हर क्षण में उन्होंने सलीम अली का साथ दिया। तो इस तरह से जो है इस पार्ट के प्रश्न और साथ में पैराग्राफ। अब आगे जो है एक पैराग्राफ और है। इस पैराग्राफ के, अब इसमें जो भी पैराग्राफ हैं आप उन पैराग्राफ्स को लिखें और उनसे प्रश्न बनाएं। 5-5 प्रश्न आप बनाएंगे और उन प्रश्नों को आप लिखें और उसका उत्तर भी लिखें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपके जो आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति थी उसके प्रश्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।